Good evening, everyone. Good evening, Bhavesh, Neha, Vishal. Good evening, Ard. Good evening, Priti, Megha, Jyoti. Good evening to all. कैसे हैं आप सभी? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. चलिए, ये हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं. लास्ट क्लास जो थी वहाँ हमने शुरू किया था सोर्सेस, है ना, स्रोत. तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या जो हमारे हिस्टोरियंस ने जो प्रिपेयर किया है, एक्चुअल में उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, रिक्रिएशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. ओके अदिति, ठीक है, आप आईपीएस बनना चाहते हो. गुड. तो हम बात कर रहे थे सोर्सेस की. स्रोत. तो सोर्सेस हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये जो टॉपिक है सोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जब भी हम ऑप्शनल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हम इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं. और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. और हिस्ट्री में कई बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस टाइप, ये जो सोर्सेज हैं हमारे, इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है और ये हमें हिस्ट्री को समझने के लिए कैसे हेल्प करते हैं. तो कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, आज थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करेंगे हम. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाउ डज द सोर्स हेल्प टू नो अबाउट द पास्ट. कि अतीत को जानने के लिए स्रोत कैसे हमारी मदद करते हैं. अतीत को जानने के लिए स्रोत कैसे मदद करते हैं. ठीक है. किस तरीके से जो सोर्सेज होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए. अब ये अलग अलग जो टाइप्स के जो सोर्सेज हैं, मतलब सोर्सेज की जितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स पे डिपेंड करेगा कि वो सोर्स किस टाइप का है और उस सोर्स से हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है. किस तरीके से हिस्टोरियंस इन्हीं सोर्सेज का यूज करके हिस्ट्री को या पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, सोर्सेज हेल्प अस टू reconstruct the past events. Sources help us to reconstruct the past events. मतलब ये जो स्रोत होते हैं ये अतीत की घटनाओं को या अतीत को, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे अपने नोट्स में, स्रोत अतीत की पुनर्रचना में हमारी मदद करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे फोकस करना है इस टर्म पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट मतलब इतिहास की हम पुनर्रचना कर रहे हैं. मतलब एक बार जो पहले घटित हो चुका है ना, ध्यान से समझना, एक बार जो पहले घटित हो चुका उसी को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से उस वो जो पास्ट इवेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उसकी पुनर्रचना कर रहे हैं.
पुनर्रचना करने का मतलब ये है कि या तो उस समय के बारे में हमारे पास कुछ ऐसे लिखित सोर्सेस हों, कुछ ऐसे लिखित स्रोत हों जिनको पढ़कर उस समय के बारे में एनालाइज करके, सीधे सीधे नहीं, उसको एनालाइज करके, मान लीजिए कोई कविता है, कोई लिखित अवशेष है, कविता के फॉर्म में है, पोयम है, उसको पढ़ा, अब वो कविता किस विषय पर लिखी गई है, जो लेखक है वो उसकी मानसिकता उस कविता के माध्यम से पता चलती है। अगर वो कविता नारी शक्ति पर लिखी गई है या कुछ इस तरीके से लिखी गई है जहां पे उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान दिलाया गया है, या वीर रस की कोई कविता है जिसमें योद्धाओं के बारे में बताया गया है, तो क्या जाहिर होता है, उस तरीके की कविता को अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे कि जिस समय में इसकी रचना हुई, इसको लिखा गया, उस समय समाज इस तरीके का था, उसमें वीर योद्धा हुआ करते थे, महिलाओं की स्थिति इस तरीके की हुआ करती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक बार जो अतीत में हो चुका उसी की पुनर्रचना करने के लिए हमें उस समय के, उसी समय के, उस समय विशेष के कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उस समय के जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हमें हेल्प करेंगे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, राइट। चलिए, ये तो हुआ सोर्सेस के बारे में। अब हमने सोर्सेस के टाइप लास्ट क्लास में देखे थे, आई होप आपको याद होंगे। थोड़ा सा मैं मतलब शॉर्ट में उसका डिस्कशन कर देती हूँ, ठीक है, कि सोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब प्रकार। जब हम सोर्सेस के टाइप की बात करते हैं तो हम दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं सोर्सेस की, स्रोतों की। एक हम बनाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा हम बनाते हैं लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हिंदी में पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत। और लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक मतलब पुरातत्व। यहाँ पे ये जो शब्द है, अगर इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करके इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए, पुरा और तात्विक मतलब, पुरा मीन्स पुराना, पुरा मीन्स पुराना मतलब ओल्ड। कोई पुरानी चीज है जिसके तत्व बचे हुए हैं, मतलब उनके अवशेष हैं। अब या तो ये अवशेष हो सकते हैं या कोई पुरानी इमारत या कोई पुरानी बिल्डिंग, पूरी की पूरी मॉन्यूमेंट हो सकता है, मतलब पुराने समय में बनी हुई कोई इमारत भी हो सकती है, या उनके बचे हुए कुछ अवशेष भी इसमें हो सकते हैं। तो इन ये तो इस तरीके के जो स्रोत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी भी ऐसी मटीरियलिस्टिक थिंग्स होंगी, ऐसी भौतिक चीजें जिन जो पुरानी हो, या तो जो अभी भी मौजूद हो, या उनके अवशेष ही मौजूद हो, तो उनके माध्यम से हम उस समय के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स मीन्स जो भी हमारे पास रिटन में एविडेंसेस हैं उनको हम साहित्यिक स्रोत में काउंट करते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के लिए हमने जो कैटेगरी डिवाइड की थी, मींस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को भी हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, ठीक है। दो कैटेगरीज भी रखी जा सकती हैं, तीन कैटेगरीज भी रखी जा सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें उन बिल्डिंग्स को काउंट करेंगे, बिल्डिंग्स ऑब्लिक मॉन्यूमेंट्स, मतलब कोई पुरानी संरचना हो, कोई इमारत हो, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे रिमेन्स की, अवशेष।
मतलब कुछ पुरानी चीजों के अवशेष मिलना। अब जरूरी नहीं है कि वो जैसी थी एज इट इज मिल जाए, अगर उनके टुकड़े भी मिले हैं, थोड़े बहुत अवशेष भी मिले हैं, तो वो भी हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हम काउंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम रख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, मीन्स अभिलेख एवं सिक्के। देखिए, ये जो टॉपिक है सोर्सेज वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, समझ में आ जाएगा, तो बार बार आपके ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय पे राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी, हमें कैसे पता चला कि इस जगह पे गेहूं और जौ की ही कृषि की जाती थी, मीन्स व्हीट और बार्ले ही प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये सब सॉल्व हो जाएंगे कि किसी भी टाइम पीरियड पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी इकोनॉमी किस किस लेवल पे थी, वो हमें समझ में आ जाता है, और उसको समझने में यही सोर्सेस हमारी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल जब भी हम इस हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये की पॉइंट है उसका, हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्सेस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, आप हिस्ट्री का सही मतलब नहीं समझ पाओगे, एज ए सब्जेक्ट एक विषय के तौर पर उसकी सही भूमिका नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जितनी बड़ी भूमिका इन स्रोतों से अतीत के बारे में जानने में इनकी जो भूमिका है, वही भूमिका अतीत के बारे में जानकर वर्तमान को सुधारने में और भविष्य को अच्छा बनाने में इनकी भूमिका है, इस विषय की भूमिका है। तो जब तक स्रोत की भूमिका समझ में नहीं आएगी, तब तक अतीत की भूमिका हमें समझ नहीं आएगी आज के कंटेक्स्ट में। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिमेन्स हमने देख लिया, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। तो ये तीन कैटेगरीज हमने बनाई थी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। इसके बाद साहित्यिक स्रोतों को या लिटरेरी सोर्सेस को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो सोर्सेस हैं, इनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक, हम बात करेंगे रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। दूसरा सेक्युलर, और वी कैन से नॉन रिलीजियस, या सेक्युलर लिखें ज्यादा बेटर है, लिटरेरी सोर्स। एंड थर्ड वन इज फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट मतलब विदेशी वृत्तांत। यहां पे हम लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और ये धार्मिक साहित्य। अब इसको समझना एक बार, देखो है यही पूरा लिटरेरी सोर्स, इसको हमने तीन भागों में बांटा है। अब तीन भागों में जब इसको विभाजित कर ही दिया, तो कहीं ना कहीं तीनों की भूमिका अलग अलग होगी। ठीक है, इन तीनों से ही, भले ही ये है तीनों ही लिटरेरी सोर्स, लेकिन इन तीनों से ही जो जानकारी हमें मिलेगी, वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में मिलेगी, अलग अलग कंटेक्स्ट में मिलेगी। इसलिए इन तीनों को अलग अलग हमने कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। धार्मिक साहित्य में वो सभी लिखित ग्रंथ आ जाएंगे जो किसी विशेष धर्म के प्रति लिखे गए हों, किसी विशेष धर्म से संबंधित होंगे। अब चाहे वो धर्म ब्राह्मणवादी धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित अगर कोई ग्रंथ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक स्रोत में हम उसे काउंट करते हैं। ठीक है, वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट एज रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। क्लियर। अब देखिए, धार्मिक स्रोतों से हमें क्या जानने को मिलता है, किस तरीके की जानकारी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक स्रोतों से हमें क्या जानकारी मिलती है, और ये अतीत के बारे में हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो अगर किसी भी समय की कोई भी धार्मिक रचना या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमें मिलता है, तो हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि ये किस समय में लिखा गया। मतलब अगर उसमें
कालखंड भी अगर उसमें मेंशन है, इफ दे मेंशन द टाइम पीरियड, सो हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरे समाज में किस तरीके का धार्मिक विश्वास था, लोगों की धार्मिक आस्था कैसी थी, कितने लोग इस धर्म से जुड़े हुए थे, या लोगों पर इस धर्म का प्रभाव कैसा था, कि ये जो रिलीजन है इसका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना था, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। इसको यहाँ ऐसे समझिए, रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कोई भी एक बुक है, कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट है, चाहे वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का हो या फिर बौद्ध या फिर जैन, किसी भी धर्म विशेष का हो, तो यहाँ हमें ये पता चलेगा कि किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कौन सा रिलीजन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है, कौन सा धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था, मतलब किसी विशेष समय में या विशेष कालखंड में कौन सा धर्म प्रचलित था, ठीक है। अब ये एक समय के बारे में बताता है, पहला पॉइंट। उसके बाद वो जो धार्मिक ग्रंथ मिला है उसमें लिखा क्या गया है, उसमें क्या लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो ये बताता है कि इस धर्म में इस तरीके के नियम हुआ करते थे, या इस धर्म ने अपने लोगों के लिए या उस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके लिए इस तरीके की कुछ नियम व्यवस्था बना के रखी थी। कहीं ना कहीं जो धर्म है वो क्या करता है, समाज के लिए नियम बनाता है। धर्म क्या बनाता है, लोगों के लिए जीवन जीने का एक मार्ग सुनिश्चित करता है कि इस मतलब इस तरीके से आपको अपना जीवन व्यापन करना है, ठीक है। से सो यहां से हमें रिलीजन का इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है, कहां पर, सोसाइटी पर। मतलब धर्म का समाज पर प्रभाव, अगर उस धार्मिक ग्रंथ में समाज से जुड़े हुए नियम हैं, साथ ही समाज देखो किससे बनता है, समाज बनता है लोगों से, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, परिवार माना जाता है, फैमिली मानी जाती है। अब क्योंकि फैमिली इज कंसिडर्ड फैमिली इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, समझने की कोशिश करना, क्योंकि परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, इसलिए अगर कोई धर्म समाज के लिए नियम बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो धर्म परिवार के लिए भी नियम बनाता है। मतलब व्यक्ति अपने निजी जीवन में कैसे एक बेहतर एक आदर्श पिता बन सकता है, कैसा आदर्श पिता होना चाहिए, उसके पिता आदर्श पिता होने के लिए उसके क्या धर्म होते हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं उसके, कैसे एक आदर्श पति होता है, कैसे वो एक आदर्श भाई होता है, कैसे आदर्श पुत्र होता है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए कि कैसे एक आदर्श माता कैसी होती है, आदर्श पत्नी, आदर्श बहन और आदर्श पुत्री कैसी होती है, ये क्या हुआ, ये परिवार के लोगों के लिए नियम हुए ना। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं ये जो धार्मिक ग्रंथ हमें मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक निश्चित समय में ये धर्म मौजूद थे, और किसी एक निश्चित धर्म ने अपने समाज के लोगों पर इस तरीके का प्रभाव बनाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। मतलब कि उस धर्म का समाज पर कितना प्रभाव था, और समाज पर मतलब लोगों पर इंडिविजुअली, व्यक्तित्व, अगर हम ये बात करें, व्यक्तिगत बात करें, तो सभी की इंडिविजुअली सब पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता था, ये भी हमें समझ में आता है कि रिलीजन और एक इंडिविजुअल का क्या कनेक्शन हुआ करता था। क्या धर्म, समझना ध्यान से, क्या धर्म, रिलीजन क्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज देता था,
ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म। मतलब क्या ये जो रिलीजियस जो टेक्स्ट मिला है, जो साहित्यिक ग्रंथ मिला है, धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ, क्या इसको पढ़ के ये अंदाजा हमें लग ही जाता है, तो उससे ही समझ में आता है कि क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। मतलब अध्यात्म की बात करना मतलब मानव और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है उसकी बात करना, कि किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्या जीवन जीने का हमारा उद्देश्य है, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, या फिर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इस पूरी जर्नी को, मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड की जो हमारी जर्नी है, इसके लिए भी हमें कुछ गाइड किया गया है, कुछ रूल रेगुलेशन बने हैं। मीन्स क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर अगर ये सच है कि कोई किसी धर्म, जैसे हम अगर ये ब्राह्मणवादी धर्म की बात करें तो बहुत सारी स्मृति ग्रंथ लिखे गए, है ना, बहुत सारी स्मृतिज लिखी गई। उन स्मृतियों में क्या लिखा गया था, उनमें समाज के लिए नियम भी लिखे गए, उनमें परिवार के लिए भी नियम लिखे, उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए भी कर्तव्य बताए गए, किसके क्या कर्तव्य बनते हैं ये भी लिखा गया। ये भी लिखा हुआ है कि किसके क्या अधिकार हैं, एक पुत्री का कितना अधिकार है, एक पुत्र का कितना अधिकार है, एक पुत्र किस तरीके से उत्तराधिकारी होता है, उसी को क्यों उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो ये सारी चीजों का जो आंसर मिलता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। तो ये हमें बताते हैं कि धर्म का सिर्फ आध्यात्म के क्षेत्र में ही योगदान नहीं हुआ करता था, बल्कि धर्म का समाज में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। ठीक है, और समाज यदि परिवार से बना है, बहुत सारे परिवारों से मिलकर समाज बना है, तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल की लाइफ पर भी धर्म का कितना बड़ा प्रभाव हुआ करता था। तो ये हमें जानकारी मिलती है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स से। एक तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, वो भी है फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और है, कि यदि उस धार्मिक ग्रंथ से हमें ये समझ में आता है, पढ़ के ये पता चलता है कि उस समय जो भी रूलिंग अथॉरिटी थी, जो भी शासन कर रहे थे, जिनका शासन था, यदि वो भी उस धर्म को प्रचार कर रहे हैं, उस धर्म से संबंधित जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज हैं रिलेटेड विद द रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन, इफ दीज religious activities were promoted by any specific ruler or dynasty, that means what, कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस उस राजनीति पर भी था। मतलब ये अगर कोई एक राजवंश, है ना, या फिर कोई एक शासक किसी विशेष धर्म को या तो प्रचार करने में मदद कर रहा है, या उस धर्म से संबंधित जो सभाएं हैं या गतिविधियां हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण देने का मतलब ये भी होता है कि उस धर्म से संबंधित जो परंपराएं हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर के फॉर्म में उसको पॉपुलराइज करना, उसको और ज्यादा प्रसिद्धि दिलाना। तो अगर राजा का या किसी विशेष राजवंश का उस पे योगदान है, तो ये भी शो करता है कि धर्म का राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता था, कि रिलीजन वाज डोमिनेंट ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम और नॉट, कि धर्म का राजनीति के ऊपर कोई डोमिनेंस तो नहीं था, या जो शासक था वो धर्म और राजनीति दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके लेके चल रहे थे, या पूरे तरीके से धर्म के प्रभाव में थे। ये बहुत ज्यादा ये पता चलता है कैसे, हमें उस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ के समझ में आता है। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ये किसी समय विशेष के बारे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें वहाँ की मान लीजिए जैसे बुद्धिस्ट, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं या बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करूं, दोनों चीजें, आर्किटेक्चर हुआ तो कहाँ हो गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हो गया, सोर्स में हो गया। और अगर लिटरेचर की बात करूंगी तो वो कहाँ आ गए, लिटरेचर, वो लिटरेरी सोर्स में आ गए। तो मान लीजिए कोई बौद्ध ग्रंथ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सांची के स्तूप में सांची के स्तूप में को और ज्यादा विस्तृत रूप देने के लिए, क्योंकि सांची का स्तूप पहले जो बना था उसके बाद उसको एनलार्ज किया गया, मतलब उसके क्षेत्र का को कैसा कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया,
और उसको डबल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया, सांची के स्तूप को। ठीक है, तो उसके एनलार्जमेंट के लिए कुछ जो शासक थे उनका भी योगदान था, और जो मर्चेंटाइल क्लास थी, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे बड़े बड़े, या ये कहें कि जो श्रेणीज हुआ करती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान होता था इन स्तूप और विहार के निर्माण में। स्तूप और विहार ये कैसे कैसे भवन निर्माण में आते हैं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, जैसे मंदिर को मेनली हम कहाँ कंसिडर करते हैं, मेनली ब्राह्मणिज्म में कंसिडर करते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप और विहार बनवाए जाते थे। तो अगर कोई ऐसा लिटरेरी एविडेंस है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान होता था स्तूप आर्किटेक्चर में, स्तूपा आर्किटेक्चर में, तो इससे क्या क्या चीजें समझ में आएंगी कि कहीं ना कहीं अगर व्यापारी वर्ग भी धर्म से संबंधित भवन निर्माण कला में शामिल है ना, अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग को बहुत ही पॉपुलराइज करने में, बहुत ज्यादा उसको पॉपुलर बनाने में अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी भी शामिल है, अगर व्यापारी वर्ग उसमें शामिल है, इसका मतलब कि वो आर्किटेक्चर अगर बहुत ज्यादा विशाल है, उसमें अच्छा खासा पैसा लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड वहां पे कैसा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, अच्छी कंडीशन में था, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी उनकी। दूसरा कि जो आर्टिस्ट थे, है ना, तो उनकी जो आर्ट थी, उनका जो स्किल था वो बहुत अच्छा था। जिस हिसाब की वहां पे स्कल्पचर और पेंटिंग मिलेगी वो हमें समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट ये देखेंगे कि अगर किसी ट्रेडर ने वो भवन या कोई भी जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया है, वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, क्या वो किसी रूरल एरिया में लोकेटेड है, या जहां पे वो स्तूपा मिला वो किसी नगर में मिला है, किसी सिटी में, टाउन में मिला है। इसका मतलब क्या कि नगर ही अर्थव्यवस्था के केंद्र, समझना ध्यान से इसको, नगर ही कैसे केंद्र होते थे, अर्थव्यवस्था के केंद्र होते थे। और नगरों में ही इस तरीके की संरचना अगर बनवाई जाएगी तो उससे लोगों के बीच में ना सिर्फ कला का प्रदर्शन होगा, ना सिर्फ कला का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि उस श्रेणी का प्रभाव भी बढ़ेगा, उस व्यापारी वर्ग का प्रभाव भी बढ़ेगा जिसने उसको बनवाया है ना। तो उस व्यापार में भी क्या होगा, थोड़ा सा जैसे आज हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं ना, चीजों की मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो इसी तरीके से वो लोग क्या करते, जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, इस तरीके के से कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवा के, कुछ इमारतें बनवा के वो अपने व्यापार की समृद्धि भी शो करते थे, लोगों के बीच में अपना एक अच्छा प्रभाव भी बनाते थे। इससे एक सोशल स्टेटस भी उनका बनता था, जितना ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हैं, उतना उनका एक सोशल पोजीशन बनती थी, सोशल स्टेटस उनका क्रिएट होता था। साथ ही वहां के जो आर्किटेक्ट्स थे उनकी कला भी दिखाई देती थी, उनका कौशल भी दिखाई देता था। अब एक चीज और सोचिए, नगर व्यापार के केंद्र हुआ करते थे, जो व्यापार का केंद्र होगा वहां पे क्या होगा, दूर दूर से व्यापारी आएंगे वहां पर व्यापार करने के लिए, खरीदी बिक्री करने के लिए, है ना। अब जब अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहां आकर इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं पे इस तरीके का कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उस बिल्डिंग को देखने के लिए भी वो लोग आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे थे कि किसी, अगर कोई ऐसी कलाकृति बनी है, कोई इस तरीके का आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट बना है, तो उसको देखने जो व्यापारी हैं वो व्यापार करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम कहाँ निकालेंगे, उस जगह को घूमने में निकालेंगे। तो वहां पे उन ये पूरा एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी ये पूरी, कि नगर में अगर व्यापारी 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो कोई चीज उस नगर में ऐसे भी बन जाए कि उसको देखने के लिए, नगर को घूमने के लिए वो एक दिन और रुके, और जब वो एक दिन और रुकेंगे तो वहां के लोगों को एक दिन और रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हैं, ये ना सिर्फ हमें समाज के बारे में बताते थे कि समाज में लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरीके का उनका व्यवहार हुआ करता था, बिहेवियर कैसा था, ये भी बताते हैं कि राजनीति पर धर्म का कितना प्रभाव हुआ करता था, जो शासक होते थे उनके नियम किस तरीके से बनते थे, शासन प्रणाली पर धर्म का कितना प्रभाव हुआ करता था। साथ ही ये भी बताते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वहां पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे।
ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जो नागर शैली के जो टेम्पल्स हैं उनको नागर, उनको क्यों कहा जाता है नागर, क्योंकि सबसे पहले जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, उत्तरी भारत में डेवलप हुआ। और जब ये टेम्पल का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ तो टेम्पल कहाँ बने, नगरों में बने। इसीलिए नगरों में जो ये स्ट्रक्चर बना, उसी नगर नगर में बनने वाले स्ट्रक्चर से ही इस शैली का नाम ही पूरा नागर शैली पड़ गया। क्योंकि ये मंदिरों का निर्माण शुरुआत में कहाँ हुआ, नगरों में ही हुआ, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, है ना। तो नागर शैली, तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया कुछ भी पढ़ लिया, नहीं। नागर शैली इसीलिए पढ़ा। तो लिटरेरी सोर्स है वो हमें ओवरऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिलीजन का, रिलीजियस रिलीजियस टेक्स्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमिक कंडीशन of that particular time period। ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट मतलब ये धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें किसी एक निश्चित कालखंड में या निश्चित समय में या निश्चित लिखते रहिए से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से किसी निश्चित समय सीमा में या निश्चित कालखंड में मौजूद आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये हुआ रिलीजियस लिटरेरी टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पे हमने एक देखा था धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक ग्रंथ, है ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। सेक्युलर लिटरेरी सोर्स, गैर धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ। अब इनसे हमें क्या हेल्प मिलती है, क्योंकि है तो ये भी साहित्यिक ग्रंथ। सेक्युलर लिटरेरी सोर्स का मतलब वो जिसमें धर्म विशेष की चर्चा नहीं है। अब धर्म विशेष की चर्चा नहीं होगी तो सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो सकती है ये, ठीक है। मतलब इसका जो बेस है वो कैसा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है ये। अब ये किसी भी विषय पर हो सकती है। धर्म के अलावा ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर लिखा गया जो ग्रंथ होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। मतलब धर्म के प्रभाव से मुक्त है ये, इसमें धर्म की चर्चा नहीं है, ठीक है। अब ऐसे सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, ऐसे सोर्सेज में किसी राजा के या किसी भी शासक के आदेश हो सकते हैं, उनके ऑर्डर हो सकते हैं, उनकी डिक्लेरेशन मतलब उनका कोई घोषणा पत्र हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंसीडर होगा ये देखिए, यहाँ पे लिखिए इट इंक्लूड्स इसमें शामिल हैं कोई राजनीतिक घटना, राजनीतिक घटनाक्रम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वंशावली भी हो सकती है, ये वंशावली भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये किसी युद्ध का वृत्तांत भी हो सकता है। अब देखिए पहले क्या होता था, मिडावल पीरियड में बहुत ज्यादा हुआ था ये, कि जैसे ही जो रूलर होते थे कहीं पर अटैक करने के लिए जाते थे, वॉर के लिए जाते थे, तो वो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को भी लेकर जाते थे जो उस युद्ध को, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रहा होता था, उसको मेंशन करते थे कि आज क्या हुआ, ठीक है। और इनमें कहीं ना कहीं जो शासक होता था
वो अपने प्रभाव में, अपने इन्फ्लुएंस में उन चीजों को लिखवाया करता था। सीधी सी बात है, अगर जीतने वाले के द्वारा लिखा गया अगर कोई युद्ध वृत्तांत होगा तो उसमें किसकी प्रशंसा होगी, किसकी वीरता के चर्चे होंगे? जो जीतने वाला शासक है उसके चर्चे होंगे। लेकिन फिर भी भले ही थोड़ी प्रशंसा उसमें मिलेगी, लेकिन फिर भी ये क्लियर है कि वहां ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पीरियड में इन दो शासकों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध के कारण ये थे, उद्देश्य ये थे, इसका परिणाम ये निकला, ये समझ में हमें आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें इन सेक्युलर लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो यहां पर पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, किसी जो अलग अलग टाइम पे जो वॉर हुए, ठीक है, उन वॉर्स के बारे में पता चलता है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स। उसके अलावा जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये क्या है? ये किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा कुछ विशेष विषयों पर पूरा अध्ययन करके उन्होंने एक राजा के लिए क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं, एक शासन के लिए क्या जरूरी अंग हो सकते हैं, किन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, मतलब प्रशासन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है, और सामाजिक दृष्टि से लिखा गया कोई भी जो ग्रंथ होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सेक्युलर लिटरेरी टेक्स्ट कहेंगे। तो यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव भी लिख सकते हो, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो लिखे हुए जो ग्रंथ होंगे उनको उन सभी को हम लिटरेरी सेक्युलर लिटरेरी टेक्स्ट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ रूलर्स के थ्रू जो डिक्लेरेशन है वो भी इसमें शामिल हो सकती है, कुछ वार्निंग है, कुछ ऑर्डर है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन को हम रखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, लेकिन उस पर जो मैसेज है, जो इंस्क्राइब्ड मैसेज है, उसको हम, मतलब जो लिखित संदेश है, उसको हम लिटरेरी सोर्स में भी काउंट कर सकते हैं। अब वो जो सोर्स जो वहां पे लिखा गया है वो क्या क्या हो सकता है? वो या तो एक ऑर्डर हो सकता है ना, कोई आदेश होगा, या कोई डिक्लेरेशन होगी, मतलब घोषणा होगी, कोई वार्निंग भी हो सकती है, चेतावनी हो सकती है। तो यहाँ पर रूलर का, रूलर्स, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, वार्निंग, ऑर्डर मीन्स आदेश, डिक्लेरेशन मीन्स घोषणा, चेतावनी, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सेक्युलर लिटरेरी टेक्स्ट में आ जाएंगे। अब इनसे हमें क्या समझ में आता है? यदि इसका देखो बेस्ट एग्जाम्पल है अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस, बहुत अच्छे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब इनसे हमें ये समझ में आता है कि अगर जगह जगह पे हमें ये जो ऑर्डर है, डिक्लेरेशन है, वार्निंग है, इसमें एक चीज और मेंशन कर लो फिर समझाऊंगी। ये जो तीनों हैं, ये ये इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी एक हार्ड सरफेस के ऊपर एनग्रेव्ड मैसेज हो सकता है ना, किसी एक कठोर जो सतह होगी उसके ऊपर लिखा हुआ एक लिखित संदेश हो सकता है ये, ठीक है, लिखित जानकारी, उसको हम अभिलेख कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है ये। साथ में पहले लिखने के लिए इंस्क्रिप्शन के अलावा एक कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, हस्तलिपि इसे कहते हैं या पांडुलिपि कहते हैं।
हस्तलिपि, हस्तलिपि के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था? भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, बर्च बार्क का इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके लिए कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्लोथ का इस्तेमाल किया जाता था। और बाद में जब पेपर बनना शुरू, कागज निर्माण की कला जब आ गई थी, तो कागज पर भी लिखित संदेश भेजे जाते थे, या लिखित चेतावनी भेजी जाती थी, या लिखित डिक्लेरेशन भेजी जाती थी। आपने कभी देखा होगा इस तरीके की कोई मूवी या कोई सीरीज ऐसी देखी होगी, कोई ऐसा कुछ कोई एपिसोड, कुछ स्टोरी आपने देखी होगी जिसमें एक पूरा वो लेकर आते थे, है ना, एक घोषणा पत्र लेकर आते थे, कपड़े का बना हुआ होता था, उसमें वो मैसेज लिखा होता था। वो किसी के लिए आदेश भी हो सकता था, घोषणा भी हो सकती थी, चेतावनी भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो है ऑर्डर, डिक्लेरेशन और वार्निंग, इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता था? इंस्क्रिप्शन, पेपर, पेपर तो बाद में है, क्लोथ और भोजपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र भी इस्तेमाल किए जाते थे, कि तांबे की जो प्लेट्स बनाई जाती थी उनके ऊपर, उनको भी हम इंस्क्रिप्शन से अलावा, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट से अलग रखेंगे उसको, ठीक है। तो वो, ये तो हो गया कि किस माध्यम से वो चेतावनी जारी की गई, वो माध्यम हो गया, है ना। लेकिन इनका मतलब क्या होगा? अगर किसी टाइम का हमें कोई लिखित में कुछ ऑर्डर मिला कि ये किसी मुख्य शासक के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश है, तो देखा ये जाएगा, अब देखो कैसे हिस्टोरियंस उससे एक एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कि वो जो आदेश है वो किसके लिए है? क्या वो अधिकारियों के लिए आदेश है? क्या वो आम जनता को आदेश दिया गया है? अगर अधिकारियों को आदेश दिया गया है, तो अधिकारियों को क्या आदेश दिया गया है? जनता के ऊपर जो रूल रेगुलेशन है उसको कठोर बनाने के लिए आदेश दिया गया है, या जनता के भलाई करने के लिए अच्छी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये आदेश दिया गया है ना। इसी तरीके से डिक्लेरेशन अगर है, घोषणा, घोषणा करना मतलब कि कोई ये घोषणा कर दी जाए कि ये जो क्षेत्र है, मतलब गुजरात की तरफ वाला क्षेत्र या दक्षिण की तरफ वाला क्षेत्र, अब ये इस राजा के अधीन हो गया, ये क्या हो गई? ये घोषणा हो गई। मतलब कई बार क्या होता था कि जो दो राजा लड़ रहे हैं, दोनों में से जो जीत गया वो क्या करता था, जो हारे हुए जो जो राजा, जो शासन होता था, मतलब पूरा जो क्षेत्र होता था, वहां घोषणा करवाते थे कि अब आपके राजा हार चुके हैं, अब ये जो क्षेत्र होगा ये हमारे राजा के अधीन होगा, या इस शासक के अधीन हो गया है, तो वो क्या होगा? घोषणा हो गई। घोषणा सिर्फ इस चीज की नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है कि हमारे जो शासक हैं, जो जो एक पर्टिकुलर रूलर हैं, उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है ना, जनता की भलाई के लिए कोई अच्छा, कोई अच्छी योजना बनाई है, तो उसकी डिक्लेरेशन भी हो सकती थी। वार्निंग भी होती थी, जैसे अशोक के अभिलेख में मिली है वार्निंग, जो मध्य क्षेत्र में जो ट्राइबल पीपल थे उनके लिए वार्निंग थी, क्योंकि वो हिंसक मतलब कबीलाई समूह माने जाते थे। तो वहां से बार बार हिंसा की घटनाएं आती थी, वायलेंस के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अशोका ने क्या किया था, एक एक वार्निंग जारी की थी अपने अभिलेख में। उन्होंने एक वार्निंग जारी की थी कि जो धम्म की नीति है उसका पालन किया जाए, और नियमों को ना तोड़ा जाए, और भले ही मैंने युद्धों को छोड़ दिया है, लेकिन मैं तलवार उठाना नहीं भूला हूं, इस तरीके की एक जो वार्निंग थी वो जारी की गई थी। तो इन सब चीजों से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो शासन करने वाले थे उनकी मानसिकता कैसी थी, उनके शासन करने का तरीका कैसा था, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब जब भी आप, अब आगे की जब हमारी क्लासेस होंगी, तो जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, मान लीजिए आईवीसी को पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो वहां पे हम देखेंगे कि आईवीसी के लिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से थे। तो अब ऑप्शनल में और जीएस में यही फर्क होता है। ऑप्शनल में हम कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि इस टॉपिक के लिए हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, और कौन से सोर्सेज हमारी इस टॉपिक में कैसे हेल्प करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जब हम आगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से जानकारी, हम वहां के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से मिली उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब ये सोर्सेज आपको, अब आज वाला अगर टॉपिक समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आगे पूरी हिस्ट्री जब कंप्लीट होगी, और जब टाइम टू टाइम जब हम इन चीजों का नाम लेंगे कि इंस्क्रिप्शन थे, वार्निंग थी, डिक्लेरेशन थी,
ये रिलीजियस टेक्स्ट मिला, ये नॉन मतलब ये सेक्युलर टेक्स्ट मिला, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बीच में कभी भी, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सो ये सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस से रिलेटेड। अब पॉइंट हमारा बचा यहाँ पे फॉरेन अकाउंट, मतलब विदेशी वृत्तांत। अब विदेशी वृत्तांत हमारी कैसे मदद करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेशी वृत्तांतों से हमें कैसे मदद मिलती है? अब एक बात बताइए, जिस ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है, जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनका नाम ही क्या है? इनका नाम है विदेशी वृत्तांत। मतलब किसी विदेशी यात्री के माध्यम से या कोई किसी विदेशी व्यक्ति के माध्यम से लिखा गया कोई एक वृत्तांत है। मतलब वृत्तांत का मतलब ये होता है कि जो देखा, जो अनुभव किया, ठीक है, मीन्स वट एवर दे ऑब्जर्व्ड, दे एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग देयर विजिट इन अ पर्टिकुलर रूलर, इन अ पर्टिकुलर रूल, ठीक है, दे मेंशन्ड ऑल दोज मेमोरीज एट अ प्लेस। मतलब किसी एक जगह पे, किताब में, किसी भी तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा के दौरान जो जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उसे याद रखने के लिए या फिर उसे सहेज के रखने के लिए, संभाल कर उस पूरी मेमोरी को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। जैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनते हैं अभी के टाइम पे, ऐसे पहले क्या हुआ करते थे कि कोई भी जब विदेशी व्यक्ति जब यात्रा पे आते थे भारत में, तो वो यहाँ के अनुभवों को लिख के एक लेकर जाते थे, ठीक। अब ये विदेशी वृत्तांत हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये देखिएगा, इस वर्ड पे फोकस करिए कि अगर ये किसी विदेशी व्यक्ति का लिखा हुआ है, चाहे वो व्यक्ति कोई दूत हो, है ना, कोई डिप्लोमेट हो, डिप्लोमेट हो सकता है। कौन कौन हो सकता है ये विदेशी व्यक्ति, बताइए? ये कोई डिप्लोमेट हो सकता है, ये कोई स्कॉलर हो सकता है, विद्वान, या हो सकता है ये स्टूडेंट हो, है ना, जो भारत में उस समय जो इतने जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे भारत में, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बाद विक्रमशिला, नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे विदेशी जो विद्यार्थी होते थे, स्टूडेंट होते थे, वो पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है। इसके अलावा ये कोई धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, उसके अलावा ये कोई रिसर्चर या कोई हिस्टोरियन हो सकते हैं, मतलब कोई इतिहासकार हो सकते हैं, है ना। तो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। अब जब ये भारत आए तो सोचिए कि ये कहाँ से आए। पहले तो किसी एक जगह से, कहीं से भी आए होंगे। कहाँ पे आए होंगे? इंडिया में, है ना, भारत में आए, ठीक है। अब जहां से भारत में आए, किसी भी जगह से आए, किसी भी जगह से, चाहे वो अरब से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो चीन से आए हो, ठीक है, चाहे वो ग्रीक हो, कुछ भी हो, रोमन हो, कुछ भी हो, जहां से भी आए हैं, आए कहाँ पे हैं? भारत में। मतलब जहां से भारत में आए हैं वहां तक भारत के संपर्क हुआ करते थे, कनेक्शंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस। अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी भारत आया है, तो जहां से वो भारत में आया है, भारत का और उस जगह का एक संपर्क हुआ करता था, एक संबंध हुआ करता था, किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन हुआ करता था।
ये समझ में आता है। अब जब संबंध हुआ करता था, कोई संपर्क था, कोई कनेक्शन था, तो वो कनेक्शन कई तरीके का हो सकता है। हो सकता है भारत के रूलर, मतलब उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में जो डायनेस्टीज थी, जो रूलर्स थे, उनका उस पर्टिकुलर जगह के रूलर के साथ कोई पॉलिटिकल, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकता है, कोई कूटनीतिक संबंध हो सकता है ना। किस तरीके के संबंध हो सकते थे ये हम देखेंगे इससे, कि किस तरह के संबंध हो सकते थे या किस तरह के संबंध थे। संभावना देख रहे हैं, ये हमें पता चलता है किससे, इन सोर्सेस से पता चलता है। तो हो सकता है कि भारत का उन देशों के साथ कूटनीतिक संबंध रहा हो, राजनीतिक संबंध रहा हो, मीन्स पॉलिटिकल। ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली कनेक्टेड हो। इकोनॉमिकली कनेक्टेड का मतलब क्या है कि ट्रेड कनेक्शंस हो। अब यदि हम ये कहें कि प्राचीन भारत के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार में शामिल थे, और भारत में प्राचीन काल से ही जो व्यापार हुआ करता था, कहीं ना कहीं रोम की सभ्यता के साथ भी व्यापार हुआ करता था, रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था। अब वहां पे जो एविडेंसेस हैं उनमें भारत का जिक्र मिल जाए, और भारत में जो एविडेंसेस हैं उनमें रोम का जिक्र मिल जाए, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन दो क्षेत्रों के बीच में कनेक्शन था। वो कनेक्शन अगर राजाओं से या किसी रूलर के मतलब इशू किए हुए डॉक्यूमेंट में है, मतलब अगर रॉयल डॉक्यूमेंट में अगर वो शामिल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कनेक्शन पॉलिटिकल कनेक्शन था। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता और ट्रेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दिखती है, और ये लगता है कि ट्रेडर्स आया करते थे और ट्रेडर्स के साथ साथ कभी धर्म प्रचारक आ गए, कभी कूटनीतिक जो जो दूत हुआ करते थे वो आ गए, कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए आपस में। अगर दो दो क्षेत्रों के बीच में व्यापार हो रहा है तो वहां के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं। तो इस तरीके से, तो ये जो विदेशी वृतांत होते हैं, इनसे एक चीज क्लियर होती है कि जिस भी क्षेत्र से वो लोग आए थे, भारत का उनके साथ अच्छा कनेक्शन हुआ करता था। वो कनेक्शन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो कनेक्शन एजुकेशन इकोनॉमिक हो सकता है, और वो कनेक्शन इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जहां पे पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, जहां पे इकोनॉमिक कनेक्शन होगा, तो उन दोनों की वजह से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कनेक्शन की वजह से, कहीं ना कहीं एक दूसरे क्षेत्र में, मतलब एक क्षेत्र के जो धर्म प्रचारक थे वो दूसरे क्षेत्र में धर्म प्रचार करने के लिए भी पहुंच जाया करते थे। जैसे भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, तिब्बत की तरफ हुआ, है ना, सेंट्रल एशिया तक गए, इधर श्रीलंका, इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। अब बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्व, मतलब कैसे उनको मदद मिली बौद्ध धर्म का प्रचार करने में, जब उन्हें राजा का संरक्षण मिला, जब उन्हें व्यापारियों का साथ मिला, तो व्यापारियों के साथ साथ वो लोग पहुंच गए धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये विदेशी वृतांत हमें ये बताते हैं कि उस जिस समय का ये वृतांत है, जिस समय की मेमोरीज इसमें हैं, उस समय भारत के कनेक्शन विश्व के कौन कौन से देशों के साथ हुआ करते थे, कौन कौन सी सभ्यताओं के साथ भारत के संबंध हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दूसरी चीज, जब ये लोग आए किसी भी पर्पज से आए, ये सारे पर्पज हैं, ये उनके क्या है, पर्पज, मतलब भारत में आने के उनके उद्देश्य, भारत में आने के उद्देश्य हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास इंडियन, मतलब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इंडियन रूलर
के बारे में जानने के लिए जितने हमारे लिखे हुए इंडिजिनस सोर्सेस हैं, इंडिजिनस का मतलब होता है देशज स्रोत, मतलब हमारे देश के बारे में लिखे हुए हैं, हमारे ही देशवासी ने लिखे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, इंडिजिनस सोर्स हो गया, है ना। अब इंडिजिनस सोर्स के साथ साथ अगर इंडिजिनस सोर्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे ट्रेड कनेक्शंस रोम तक थे, हमारे ट्रेड कनेक्शंस वहां तक थे, तो अगर वहां के सोर्स में भी वही चीज मिल जाए या किसी विदेशी यात्री के द्वारा जो लिखा गया है उसमें भी वही चीज मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज और ज्यादा क्रॉस चेक हो जाती है और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है कि दो जगह के एविडेंसेस में एक जैसी बात मिल गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, ये कैसी है, ऑथेंटिक है। तो इससे किसी भी टाइम पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसकी ऑथेंटिसिटी और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, मतलब उसको और ज्यादा स्वीकृति मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अलग अलग एरियाज में लिखे हुए, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे हुए जो सोर्सेज होंगे, अगर उनमें एक जैसी बात होगी तो जाहिर सी बात है वो जो बात कही गई है उसकी स्वीकृति और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये हुए विदेशी वृत्तांतों के माध्यम से हम जो ये स्रोत होते हैं ये हमें कैसे जानकारी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न्स के टाइम पर मेगास्थनीज की इंडिका से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, तो आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मेगास्थनीज की इंडिका हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी लिखी हुई बातों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये चीजें, ये डाउट्स आपके मन में नहीं आएंगे जब हम पढ़ेंगे कि भारत में फाइयान आए, हुएनसांग आए, ये चीनी यात्री आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, तो आपके माइंड में पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा कि अच्छा ये विदेशी आए थे, इन्होंने लिखा था, हो सकता है ये यहाँ पे पढ़ने आए हो सकता है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हो, ठीक है, हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए आए हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वहां समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास इसीलिए आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब एक दो टर्म्स हैं जिनके बारे में बताऊंगी कि जो इंस्क्रिप्शन है इनकी डिटेल हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में इसकी डिटेल कवर करेंगे कि ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनसे हमें क्या क्या मतलब हेल्प मिलती है। सोर्सेज वाले टॉपिक में कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये सोर्स वाला टॉपिक, और फिर हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक शुरू कर देंगे। जब आप सिलेबस देखोगे हिस्ट्री का तो सिलेबस का पहला टॉपिक यही है, सोर्सेस, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके डिटेल जो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन मतलब कोई राइटिंग सिस्टम, इंस्क्रिप्शन होना मतलब कोई लिखित संदेश होना, मतलब उस टाइम पीरियड में, जिस भी टाइम पीरियड का वो इंस्क्रिप्शन है, उस टाइम पीरियड में कोई राइटिंग सिस्टम तो था, कोई लिखित प्रणाली तो थी, है ना, कोई ऐसा सिस्टम था, लिखने का सिस्टम था, ठीक है। अब लिखने का जो सिस्टम होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। समझ रहे हो कि जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी कठोर सतह के ऊपर लिखित संदेश, कोई लिखित जानकारी, उसको कहेंगे हम इंस्क्रिप्शन। अब लिखित जानकारी होना मतलब कोई लिखने का कोई पैटर्न होना, कोई राइटिंग का सिस्टम होना, और राइटिंग सिस्टम को और वे ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हमें ये भी जानकारी मिलती है कि अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया है तो मतलब उस समय कौन सी स्क्रिप्ट थी, कितने तरीके की स्क्रिप्ट थी, तो हमें ये भी समझ में आता है कि स्क्रिप्ट किस किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्या उनमें कोई चेंजेस आए आगे जाके, क्या उस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव आए, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है क्या, ये चीजें भी हमें क्लियर होती चली जाती हैं, है ना। तो किसी एक स्क्रिप्ट का डेवलप होने का जो फेज होता है, फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है, स्टडी अबाउट the development of a script is known as पैलियोग्राफी। इसको ऐसे ही लिखना हिंदी में भी,
ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, ठीक है। किसी लिपि के विकास का अध्ययन करना पैलियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, एक टर्म और यहां पे आएगी, ये तो था पैलियोग्राफी, एक टर्म है एपिग्राफी। एपिग्राफी इससे संबंधित है। हालांकि स्क्रिप्ट भी इसी से हमें पता चली कि जो इंस्क्रिप्शन है वो किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा। अब उस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें कैसे पता चलता है? पैलियोग्राफिक स्टडी से पता चलता है। ठीक है, मतलब उस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे कैसे उसमें मॉडिफिकेशन हुए, कैसे कैसे उसमें चेंजेस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो मॉडिफिकेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट है ना, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन, मतलब समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुए, तो उसी से हम कहते हैं ना कि विकास होता जा रहा है एक पर्टिकुलर किसी एक स्क्रिप्ट में, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, मॉडिफिकेशन, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन। तो ये जो स्टडी है, स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्क्रिप्ट इज नोन एज पैलियोग्राफी। ठीक है, अब ये तो हो गया उस स्क्रिप्ट के बारे में जिस स्क्रिप्ट में वो इंस्क्रिप्शन लिखा है। अब वो जो इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़कर क्या एनालाइज किया जाए, मतलब उसके बारे में एनालाइज करके एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, जो एनालाइज करना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब आज का लेक्चर। कल हम ये डिस्कस करेंगे कि इंस्क्रिप्शन के अलावा एक बचा कॉइन्स। ठीक है, वो भी टर्म लिख ही लो। कॉइन्स के लिए टर्म यूज की जाती है न्यूमिस्मैटिक। तो न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। तो ये दो तीन टर्म हैं, इनको देख लेना। कल हम इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद कौन कौन से स्क्रिप्ट किस किस टाइम पर इंडिया में, ठीक है, कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट कर देंगे वो हम अर्ली हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके बारे में लिखित अवशेष हमारे पास बहुत कम है, वो या नहीं है, लिखित अवशेष ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड स्टडी करके, ठीक है, और फिर अनुमान लगाते हैं कि उस समय में लोगों की लाइफ कैसी थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। PYQ से, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे PYQs मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, और उन मतलब क्वेश्चंस पे आपको आंसर लिख के देखना है। वो आंसर्स मैं चेक करूंगी, मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी, तो उसी हिसाब से फिर आपके आंसर की फ्रेमिंग बनती चली जाएगी। और जब तक PYQs कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, PYQs से देखो हमें टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी समझ में आएगा किस टॉपिक से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है,
या किस टॉपिक से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया या बहुत कम पूछा गया या ज्यादा पूछा गया, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस हमारा तैयार हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी से शुरू करिए, बिल्कुल एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी प्लीज प्लीज आप 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, किसी भी कठोर सतह के ऊपर लिखा हुआ कोई भी मैसेज या कोई भी लिखित जानकारी, हम उस मतलब उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मतलब कोई रिटन मैसेज है, कोई रिटन मैसेज है, लेकिन वो रिटन मैसेज किस पर है, किसी हार्ड सरफेस पे है। हार्ड सरफेस में ये वुड भी हो सकता है, ये स्टोन, पिलर, रॉक भी हो सकता है, मतलब ये पत्थर भी हो सकता है, ये पिलर मतलब स्तंभ भी हो सकता है, ये किसी चट्टान पर लिखा हुआ भी हो सकता है, ये किसी मेटल की प्लेट पर भी हो सकता है, हार्ड सरफेस पे। जैसे ताम्र लिप, जिसे हम कहते हैं ना ताम्रपत्र, मतलब तांबे की जो मेटल है उस पे लिखा हुआ कोई कुछ भी एविडेंस हो सकता है। ताम्रपत्र जिसे हम कहते हैं वो स्पेशली तांबे के लिए है। तो मेटल की प्लेट पर भी लिखा हो सकता है, रॉक, स्टोन, पिलर पे भी हो सकता है, वुड पे, मतलब इन सारी चीजों को क्या कंसीडर किया जाता है, हार्ड सरफेस इनको कंसीडर किया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन मतलब दोज रिटन एविडेंसेस, ठीक है, एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस। ठीक है, कोई भी ऐसी लिखित जानकारी जो किसी कठोर सतह पर लिखी गई हो उसे हम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। अब अगर वो लिखा गया है तो लिखने का कोई तरीका होगा कि राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। तो राइटिंग का जो मेथड होता है उसे हम स्क्रिप्ट या लिपि कहते हैं। ठीक है, 11th एंड 12th ओल्ड एनसीईआरटीज, 11th एंड 12th, इसमें तीनों कवर हो जाएंगे आपके, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मैंने बता दिया कि स्क्रिप्ट मतलब वे ऑफ राइटिंग को स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिखने की एक पद्धति को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब एक तो हो गई भाषा, अब भाषा को लिखा कैसे जाएगा ये नियम कहाँ कौन डिसाइड करता है, ये जो तरीका है ये लिपि डिसाइड करती है। तो लिपि मतलब या स्क्रिप्ट मीन्स अ वे ऑफ राइटिंग इज नॉन एज स्क्रिप्ट। तो ये हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन। अब जो इंस्क्रिप्शन है उसके एनालिसिस करने को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। और वहीं पे अगर स्क्रिप्ट के बारे में देखा जाए तो कोई स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुई उसकी स्टडी करने को हम पैलियोग्राफी कहते हैं, कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हाँ, ये अलग अलग स्क्रिप्ट का अलग अलग है प्रीति। तो जैसे जैसे हम स्क्रिप्ट वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि कौन कौन सी भारत में कौन कौन से स्क्रिप्ट हुई, कैसे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट डेवलप हुई, ये हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। और पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहिएगा, जरूर जरूर। नई एनसीईआरटी है उनको भी पढ़ सकते हो, नई एनसीईआरटी भी अच्छी अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए, नई भी पढ़ना है नई भी पढ़ लीजिए, और पुरानी तो जरूर पढ़नी है। नई आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए उसको भी, इजी वे में है, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।